गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ओके मोहब्बत। और आप देख रहे हैं लव विद सोल सीजन 2। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो हमारी स्मृति रहती है वो रूहानिका को अपनी स्टोरी सुना रही रहती है, जिसमें वो बताती है कि जब उसका रिजल्ट आया रहता है, उसका रिजल्ट काफ़ी अच्छे नंबर उसे पास होती है, तब तनिक्षा ये डिसाइड करती है कि वो बाहर घूमने के लिए लेकर जाएगी। वो और हमारी जो स्मृति है वो दोनों घूमने के लिए जाएंगे। और वैसा ही होता है, वो ट्रैकिंग के लिए जाते हैं और ट्रैकिंग के लिए अच्छे से जाने के बाद वहाँ पर आराम से करते हैं, घूमते फिरते हैं, गाना वाना गाते हैं। और इन दोनों के बीच में एक छोटा सा मोमेंट होता है और ये एक मोमेंट होने के बाद वो बता रही रहती है। तो अब उसके आगे रूहानी का जब ये पूरी कहानी सुनती है तो उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा तो लग रहा रहता है, जैसे कि उसको दिल में एक चुभ जाता है कि यार, मतलब स्मृति का मेरे से पहले भी एक लवर रह चुका है और वो लवर मेरी तो ये पहली है और इसकी मैं पहली नहीं हूँ, मैं इसकी दूसरी हूँ। ये सुनकर उसे काफ़ी ज़्यादा दुख होता है। तभी स्मृति जो रहती है वो रूहानिका के फेस के एक्सप्रेशन देख के समझ जाती है और उसे कहती है, क्या सोच रही हो तुम? तो वो कहती है कि नहीं नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं सोच रही हूँ, आगे बताओ अपनी स्टोरी के बारे में। तभी वो उसे कहती है कि मुझे पता है तुम्हें बुरा लग रहा है, और जब किसी को बुरा लगता है ना तो उसे बोल देना चाहिए, क्योंकि ये तो इंसान का ह्यूमन नेचर ही है कि हम सबको बुरा लगता है। अब तुम्हारे मन में सिर्फ यही सवाल आ रहा होगा कि मेरी पहला भी कोई प्यार रह चुका है या पहले तनिष्का के साथ मेरा कुछ संबंध ऑलरेडी रह चुका है। तो रूहानिका कुछ नहीं बोलती, चुप मुझसे से वैसे बैठी रहती। तभी वो कहती है कि कुछ बोलोगी? तो कहती है कि मैं क्या बोलूँ स्मृति, आई मीन इट्स ऑल अबाउट योर पास्ट। तो स्मृति उसी तरफ देख के बोलती है, एग्जैक्टली स्वीट हार्ट, इट्स ऑल अबाउट माई पास्ट। मैं जिस वक्त से आई हूँ उस वक्त में, अगर मैं यहाँ पर इस वक्त में अगर मेरी जो एज लिमिट है ये सब थमती नहीं ना, और मैं ये नहीं बनती, तो आज तो मेरी बेटी होती और मैं तुम्हें अपनी बेटी की नज़रों से देख रही होती। तो रूहानिका कहती, शायद अगर उस समय ये सब थमता नहीं तो शायद हम यहाँ होते भी नहीं। तो वो कहते कि एग्जैक्टली हम यहाँ नहीं होते, बट फ़र्क ये पड़ता है कि आज हम दोनों साथ में हैं और एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं। इस चीज़ का शुक्रिया अदा करना चाहिए। मेरा जो पास्ट हो चुका है उसे मैं चेंज तो कर नहीं सकती हूँ, बट इतना वादा करती हूँ कि हमारा जो प्रेजेंट है उसे हम काफ़ी अच्छा बना के जाएंगे। मैं रहूँ या ना रहूँ रूहानिका, मैं तुम्हें इतना कैपेबल बना के जाऊंगी कि मेरे बाद भी तो अपनी ज़िंदगी का सफ़र अच्छे से बिता सकूं। तभी रूहानिका एकदम से कहती है, मुझे समझ में नहीं आता स्मृति कि ऑल टाइम तुम जाने की बात क्यों कहती हो, स्टे नहीं कर सकती क्या मेरे साथ? तो कहती है, ऑलरेडी मैं इतने सालों से स्टे कर रही हूँ, ये प्रकृति के खिलाफ है, पर इस प्रकृति के खिलाफ होने के बाद भी मैं स्टे कर रही हूँ। मैं जाते जाते बस अपना एक वादा है जो किसी से मैंने बेहद अच्छे से किया था, उस वादे को निभाना चाहती हूँ और उस वादे को निभा रही हूँ। तभी रूहानिका कहती, कौन सा वादा किया था मैं आपने? तो कहती है कि ये वादा तुम्हारी मेरी स्टोरी जब ख़त्म होती जाएगी तब तुम्हें ये समझ में आ जाएगा। तो कहती है, फिर आगे क्या हुआ? तो कहती है, इतनी जल्दी क्या है आगे जाने की? क्या तुम स्टोरी सुनना चाहती हो या मेरे साथ वक्त भी स्पेंड करना चाहती हो? तो रूहानिका कहती है, दोनों। मतलब मैं स्टोरी भी जानना चाहती हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे वो फेस में वो दर्द नहीं देखना चाहती। मैं जानना चाहती हूँ कि इतनी अच्छी जो तुम्हारी लाइफ चल रही थी, मतलब तुम्हारे पास तनिक्षा थी, जैसे कि मेरे पास स्मृति है, वैसे तुम्हारे पास तनिक्षा थी। तो फिर लाइफ का ऐसा मोड़ कैसे आ गया जिस मोड़ पे तुम इस राह पर आकर खड़ी हो गई? तो कहती है, वही गलती जो मैंने करी थी, वही गलती तुम्हें नहीं सिखाना चाहती ना। जब मोहब्बत हो जाती है तो इसकी मोहब्बत की राह बहुत कठिन हो जाती है। तो तभी रूहानिका कहती है, तो तुम और तनिक्षा प्यार करने लग गए थे एक दूसरे से? तभी वो कहती है, तुम सवाल कुछ ज़्यादा पूछती हो और सुनना पसंद कम करती हो। यही एक रीज़न है जिससे मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाना नहीं चाहती थी। तो कहती है, ओ ओ सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं नहीं, कंटिन्यू बताओ क्या हुआ था, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। तभी वो हंसते हुए बोलती है, उससे पहले मैंने कभी तुम्हारे लिए गाना नहीं गाया ना? तो कहती है कि मैं तो अपनी पूरी ज़िंदगी भर बीत जाएगी मेरी, पर तुम मेरे लिए गाना नहीं गाओगी।
पर तुम सिर्फ और सिर्फ तनिष्का के लिए गाना गाती हो। तो कहती है ऐसा नहीं है, ठीक है मैं तुम्हारे लिए गाना गाती हूँ। और गाने से मुझे याद आया कि एक गाना है जो तुम्हें बेहद पसंद है, जो मैं तुम्हारे पास आके गुनगुनाती हुई सुनती रहती हूँ। वो गाना मैं गा दूंगी। वैसे मैं तो पुराने ज़माने की हूँ, मेरे पास पुराने पुराने गाने हैं, बट तुम चाहो तो मैं ये गाना सुना सकती हूँ। तो तभी वो उसे कहती है तुम पुराने गाने भी गा सकती हो जो तुम्हें याद हो। तो वो कहती है अगर ऐसा है तो फिर पुराने गाना तुम सुनना चाहोगी, बट वो थोड़े से उस जमाने के हैं। तो तभी वो कहती है रूहानी का, हाँ मुझे अपने ज़माने के गाने नहीं सुनने, हाँ मैं बहुत सुन चुकी हूँ, मुझे पुराने गाने सुनना है। जब वो उसे बोलती है कि पुराने गाने ही गाओ, तो कहती है कि ठीक है, शायद पता नहीं कि तुमने ये गाना कभी लाइफ में सुना भी होगा कि नहीं। तो मैं ये कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें है कौन सी, ना वो समझ सके ना हम, अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें है कौन सी, ना वो समझ सके ना हम। धुआं उठा चिराग से, ये रोशनी के साथ क्यों, धुआं उठा चिराग से, ये ख्वाब देखती हूँ मैं, कि जब जग बड़ी हूँ ख्वाब से, अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, ना वो समझ सके ना हम। और ये गाना गाती है तो कहती है कि अच्छा ये गाना तो अच्छा था, आई मीन नाइस, मुझे पसंद आया, बट मैंने ये बहुत टाइम हो गया है ये नहीं सुना। तो कहती है कि उस समय का ये सबसे इम्पोर्टेंट गाना था, तो तुम कोई और सा भी गाना गा सकती हो। तो तभी स्मृति हंसते हुए बोलती, मुझे पता था जब मैं तुम्हारी पसंद का गाना गा रही थी तब तुम्हें बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, और अब तुम्हें करना है। तो कहती है ठीक है कोई बात नहीं, स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। ये बोल के वो स्टार्ट कर देती है। अब स्टोरी कंटिन्यू होती है। तो स्टोरी कंटिन्यू होते हुए स्मृति बोलती है कि ट्रैकिंग में करने के बाद उस रात को हम दोनों काफ़ी हंसते खिलखिलाते ट्रैकिंग करते हैं, और हमारे बीच में एक मोमेंट होता है और रात को जाकर हम सो जाते हैं। उस मोमेंट के बारे में कहीं ना कहीं मेरे अंदर बहुत ज़्यादा फीलिंग्स आ चुकी थी, ऐसी स्मृति कह रही थी। तो स्मृति कहती है कि क्या करूं, क्या समझ में नहीं आ रहा था, मैं चाहकर भी अपने फीलिंग्स को बयां कर नहीं पा रही थी। उस समय मैं काफ़ी छोटी थी, मतलब 16 साल की लड़की उस समय अपनी फीलिंग्स को कैसे बयां कर पाए। और मुझे ऐसा लगता था कि जहाँ पर जो हमारी तनिष्का है उसे सब कुछ समझ में आ जाएगा, पर तनिष्का भी कुछ नहीं कह रही थी, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ट्रैकिंग में जिस तरीके से हम ऊपर गए थे उसी तरीके से हम ट्रैकिंग में नीचे उतरे, अपना बोझ वोझ उठाकर, और चुपचाप चलते हुए घर की तरफ चले गए। जैसे ही हम घर की तरफ वापस आए तो वहाँ पर जो सूरज अंकल थे वो बहुत अच्छे से बैठे हुए थे, और वो इंतज़ार कर रहे थे कि हम लोग आए। जैसे हम लोग वहाँ पर जाकर बैठे तो अपने डैड की तरफ तनिष्का बहुत तेज़ी से भागती हैं और जाके उन्हें हग करते हुए बोलती हैं, डैड यू आर द सुपर डैड, थैंक यू फॉर दिस लवली ट्रैकिंग। मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। लाइफ में मुझे पहली बार ऐसा फील हुआ है कि अब मैं छोटी बच्ची नहीं रही हूँ, अब मैं बड़ी हो गई हूँ। सो दिस वॉज अ वेरी अमेजिंग 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 एक्सपीरियंस फॉर मी। तो उसे डैड बोलते हैं काफ़ी अच्छा है, बट बेटा मैं क्या सोच रहा था कि तुम अब बड़ी भी हो गई हो, और जहाँ तक तुम ट्रैकिंग में भी अब अकेले जा सकती हो, और इतनी समझदार हो गई हो कि तुम खुद का भी ख्याल रख सकती हो, तो क्यों ना मैं तुम्हें दिल्ली भेज दूँ। ये बात सुनते से ही सबसे पहले जिसका रंग उतरा था वो स्मृति थी। स्मृति बस ऐसी शॉकिंग नज़रों से देख रही थी, दिल्ली क्यों, मतलब नहीं,
तभी तनिषा एकदम से पूछे, दिल्ली क्यों डैड? तो वो बोलते हैं कि दिल्ली बेटा इसलिए क्योंकि तुम्हें अपनी फर्दर स्टडीज़ करनी है, तो तुम्हें आज नहीं तो कल दिल्ली जाना पड़ेगा। वैसे भी देहरादून में कुछ इतना खास है नहीं, और देहरादून अभी इतना डेवलप्ड हुआ नहीं है, तो तुम्हें अपनी दिल्ली से ही जाके अपनी पढ़ाइयाँ आगे कंटिन्यू करनी पड़ेगी। तो वो बोलती है कि पापा लेकिन दिल्ली से बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा मुझे, और मैं अभी रुकना चाहती हूँ, मुझे अभी इतनी जल्दी दिल्ली नहीं जाना है। तभी वो बोलती है कि पापा प्लीज़ समझो ना। अभी उसके डैड बोलते, पर दिल्ली दिल्ली क्यों नहीं जाना है, तुम तो हमेशा से बाहर जाना चाहती थी। तो कहती है पापा थोड़े टाइम के लिए बाहर जाना और हमेशा के लिए बाहर जाने में बहुत फ़र्क होता है। मैं इतनी जल्दी दिल्ली नहीं जाना चाहती हूँ, बट आप मुझे दिल्ली भेजना चाहते हो? तो कहते हैं कि हाँ, मैं तुम्हें दिल्ली भेजना चाहता हूँ। तो कहती तो पापा स्मृति भी मेरे साथ चलेगी फिर? तो कहते बेटा वो कैसे चलेगी, अभी तो उसका 12th भी नहीं हुआ है। तो कहती है कि वो तुमसे छोटी है, तुम भूल क्यों जाती हो हमेशा से? तो कहती नहीं मैं डैड भूली नहीं हूँ, बट मैं नहीं जाना चाहती। देहरादून में भी तो है कॉलेजेस, मैंने पता किया है। तो कहते कि हाँ बट ये ऐसे ही कॉलेजेस हैं, अभी देहरादून में इतने अच्छे कॉलेजेस नहीं हुए हैं, तुम वहाँ से जाके अपनी इंजीनियरिंग करो। तो तब तक तुम 2 साल इंजीनियरिंग में एडमिशन ले चुकी होगी, 2 साल के बाद हमारी ये भी आ जाएगी। तो वो कहती है कि दैट मैं नहीं जाना चाहती हूँ, और ऐसे बोल के वहाँ पर तनिषा जो होती है वो कहती है कि डैड इस बारे में हम बाद में टॉप बात करेंगे। और ये बोल के स्मृति अपने तनिषा अपने रूम पर चली जाती है। स्मृति वहाँ पर खड़े हुए सिर्फ देखती रहती है। तभी वहाँ पर जो हमारी तनिषा रहती है, वो जो बहुत अपसेट फील कर रही रहती है। यहाँ पे जो स्मृति की मॉम रहती हैं, जैसे कि नैना मॉम जो उसकी भी मॉम है, और उसे बोलते हैं कि जाकर देखो। तो वो जाती है रूम पर, तनिषा से बात करती है, कहती है कि क्या हो गया है, देखो हम तो साथ में ही रहेंगे ना, पापा गलत थोड़ी ना कह रहे हैं, 2 साल के बाद मैं भी आ जाऊंगी। तो कहती तुम पागल हो गई हो क्या, मैं तुमसे 2 साल अलग रहूंगी, तुम्हारा दिमाग तो खराब है, और 2 साल में तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा, तुम इतनी कैपेबल नहीं हुई हो कि तुम अपना ख्याल रख सको। तो कहती है कि बट मैं रख लूंगी ना अपना ख्याल, मुझ पे भरोसा तो रखो। कहती है कि मैं तुम पे भरोसा नहीं कर सकती हूँ, तुम इस दुनिया की मैनिपुलेशन वाली लाइफ को नहीं जानती हो, तुम बहुत सीधी हो, तुम्हें कुछ भी नहीं पता। सो फॉर गॉड से ये तुम छोड़ो, और मैं तुमसे सिर्फ इतना कहूँगी कि रेडी हो जाओ, हम साथ में जाएंगे और साथ में ही रहेंगे। तो कहती है पर पॉसिबल नहीं है। तो कहती है कोई बात नहीं ना, मैं तुम्हारा 11th और 12th वहाँ से करा दूंगी, बस 10th में तुम्हें तुम्हें मैथ साइंस लेना है, 11th और 12th तुम्हारा वहाँ से होगा। तो कहती है पर वहाँ का खर्चा वगैरह कौन? तो कहती है वो सब मैं मैनेज कर लूँगी, तुम उसकी चिंता मत करो। इतना सब कुछ कही जा रही थी तनिषा नॉन स्टॉप होके। तभी स्मृति एकदम से उसे बोलती शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। बट तनिषा शांत होने के लिए मान ही नहीं रही थी। तभी पता नहीं स्मृति को क्या होता है कि उसको चुप कराने के लिए वो आगे जाती है और उसके लिप पे अपना लिप रख देती है, और थोड़ी देर तक उसके लिप पे सिर्फ अपना लिप रखे रहने देती है, और वो एक दूसरे को थोड़ा सा हल्का हल्का शक भी करने लग जाते हैं। थोड़ी देर के बाद वो दूर होके बोलती है कितना बोलती हो आप, चुप ही नहीं हो रही थी, सॉरी मुझे ये करना पड़ा। और तनिषा से उसकी नसों को देख रही रहती है, और वो कुछ बोल ही नहीं पाती है कि नहीं होती। तभी स्मृति वहां से चुपचाप वहां से चली जाती है। तनिषा थोड़ा सा स्माइल करती है, बोलती है कि इस इडियट को तो ये भी नहीं पता कि वो जो हरकतें करके जाती है उसका मतलब क्या होता है, और ये चीज़ें जब इसको पता भी नहीं है तो इस मासूम सी लड़की को मैं कैसे अकेला छोड़ दूँ। नहीं, इस बारे में बात तो मुझे करनी पड़ेगी, मैं नहीं को छोड़ सकती स्मृति को किसी के भी हाथों पे। स्मृति अभी भी बच्ची है और वो बच्ची ही रहेगी। तभी यहाँ से वो जाती है और अपने मॉम के पास जाती है और मॉम से बोलती है कि मॉम मेरी बात आप ध्यान से सुनिए, मुझे जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर 10th और 12th वहाँ से वहीं से पढ़ेगी दिल्ली से। तो कहती है बेटा ये पॉसिबल नहीं है। तो कहती है तो फिर मैं देहरादून से पढ़ूंगी, मैं स्मृति को जब तक काबिल नहीं बना देती हूँ मैं उसे नहीं छोड़ सकती। मैं अगर 2 साल
उसे मैं देहरादून से 2 साल अपना यहाँ पे अपना कॉलेज कर लूँगी और 2 साल बाद मैं वहाँ से अपनी इंजीनियरिंग कर लूँगी। पर स्मृति तो कहती है, स्मृति को क्या होगा? तुम बार-बार स्मृति स्मृति क्यों करती रहती हो? वो इतनी भी छोटी बच्ची नहीं है और ऑफ कोर्स हम घर पे ही रहते हैं, घर पे ही सब कुछ रहेगा, तो फिर तुम इतनी ज़्यादा टेंशन क्यों ले रही हो? तो कहती है कि आप नहीं समझ सकती मॉम, वो एक छोटी सी और क्यूट सी बच्ची है, उसे आप ना ऐसे बार-बार मत सोचो। तभी उसके डैड बोलते हैं कि क्या डिसाइड किया तुमने? तो ये रात में लंच टाइम रहता है, डिनर टाइम रहता है, तब ये बात हो रही थी। तभी वो अपने डैड की तरफ देख के बोलती है, डैड मैं नहीं जाना चाहती हूँ दिल्ली। तो तभी उसे डैड बोलते, पहले तो तुम खुद जाना चाहती थी, अब क्या हो गया इन दिनों? तो वो अपनी मॉम की तरफ इशारों में बोलती है। तो उसकी मॉम बोलती, क्या स्मृति भी चली जाएगी? घर की दोनों बेटी साथ में रहेंगी तो? तभी उसके डैड बोलते, घर की दोनों बेटी? पहले बात मैं तुम्हें क्लियर कर लूँ कि मेरी सिर्फ एक लौती बेटी है जो तनिक्षा है। वो ड्राइवर की बेटी है, वो मेरी बेटी नहीं है, ठीक है? मैंने उसे सब कुछ किया वगैरह, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ, पापा लेकिन वो पढ़ाई में भी काफ़ी अच्छी है। तो उसके पापा बोलते, तनिष्का हाँ तो पढ़ाई में काफ़ी अच्छी है तो इसका मतलब ये कि उसको खर्चा मैं उठाऊंगा। तभी वो कहते कि पापा अगर हम किसी का भला कर सकते तो प्रॉब्लम क्या है? कहते भला करने में और वो अपनी औकात भूल जाए, ये मुझे पसंद नहीं है। उसे हमेशा से याद होना चाहिए कि वो कौन है। और ये सारी बात जब चल रही रहती है तो स्मृति एक्चुअली में नैना मॉम के पास उस समय खाने में वो स्पेशल डिश थी वो लेकर आई थी, जो वो अपने हाथों से बनाती थी और नैना मॉम को अच्छी भी लगती थी। स्मृति जो थी वो खाना बनाना पहले ही सीख चुकी थी, क्योंकि उसके मॉम नहीं थे, अपने डैड का भी साथ हाथ बताती थी, तो वो सुन लेती है ये सारी बातें। और तभी तनिषा की नज़र स्मृति पे जाती है और तनिषा को समझ में आता है कि स्मृति को कितना ज़्यादा हर्ट हुआ होगा डैड की ये सारी बातें सुनकर। तभी डैड को बोलती है और स्मृति वहीं खड़ी रहती है। तभी अपने डैड को बोलती है, डैड आपकी जो सोच है वो मेरी सोच नहीं है, मेरे लिए स्मृति बहुत इम्पोर्टेंट है और वो हमेशा से रहेगी। और अगर आप स्मृति का खर्चा उठा के उसको वहाँ नहीं भेज सकते तो मेरा भी खर्चा उठा के मुझे भेजो मत, मैं यहीं पे रह लूँगी। तो कहते हैं कि ये कैसी ज़िद है तुम्हारी? तो कहती है कि हाँ ज़िद है। तो उससे कहते हैं अच्छा ठीक है, तुम मैं स्मृति का मैं खर्चा उठा लूँगा उसका। तो वो कहती है इतनी जल्दी आप मान गए? तो वो कहती है कि हाँ मैं मान गया, लेकिन उससे लिए एक शर्त है, पहले तुम जाओ और एक क्रैश कोर्स करके होता है कि 2 महीने का कोर्स है, पहले तुम वहाँ जाके कोर्स करो और दिल्ली में वहाँ पर अगर तुम्हारा जो तुम एंट्रेंस एग्ज़ाम देने रहते हैं वो एंट्रेंस एग्ज़ाम दो, उसके बाद जो कॉलेज पे मिलेगा उस हिसाब से तुम्हारा देखेंगे। इतना तो तुम कर सकती हो, अगर तुम्हें देहरादून का कॉलेज मिलता है या कुछ भी मिलता है तो ये डिसाइड कर देना। तो वो बोलती है ठीक है डैड, आपकी इतनी बात मैं भी मानती हूँ और इस बात पे मैं एग्री करती हूँ। और ये बोलकर यहाँ से जो तनिक्षा रहती है वो एकदम से उठती है और वहाँ पे स्मृति रहती है और स्मृति का हाथ पकड़ के बोलती है कि चलो। स्मृति वहाँ पे तनिक्षा को लेके जाती है कि आप मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे हो, सच तो पापा ने बोला। तो कहती प्लीज़ तुम अब स्टार्ट मत हो जाना ये सारी बातें सुनकर, बस मैं तुमसे इतना कहना चाहती हूँ कि 2 महीने के लिए मुझे जाना होगा, तो अपना ख्याल रखोगी ना? तो कहती है कि बिल्कुल, जैसी हूँ वैसी ही मिलूँगी आपको। तो कहती है नहीं, जैसी हो उससे ज़्यादा अच्छी मिलना। तो तभी स्मृति कहती है पॉसिबल तो नहीं होगा, क्योंकि आपसे दूर रहने की कभी आदत ही नहीं है और कैसे रहूँगी फिर मैं? तो उसे कहती है कि सब रह लोगी, ठीक है? और ये बात सुनते तो वहाँ पर स्मृति जो होती है अपने घर चली जाती है, उसे काफ़ी ज़्यादा रोना भी आ रहा था पर वो अपने बाबा के सामने रो भी नहीं सकती थी और तनिषा ना चाहते हुए भी अपने आप को संभालते हुए अपने रूम में चली जाती है और वो दोनों वहीं पर जाके रात को ऐसे सो जाते हैं। यहाँ पर जो हमारी रूहानिका रहती है वो ये कहानी सुनती है, तभी वो एकदम से बोलती है कि क्या वो दोनों सच्ची में तुम दोनों क्या अलग हो गए थे? तो वो कहती है कि इस सारी कहानी का तुम्हें तो बाद में सुनने को मिलेगा, बट अभी मुझे एक गाना याद आया जो गाना तुम हमेशा से सुनती थी और जो तुम्हारा फेवरेट है। तुमने कहा था ना कि मैं तुम्हारे लिए कभी गाना नहीं गाती हूँ, तो ये गाना तुम्हारे लिए है। सो प्लीज़ आई होप तुम समझो। तू सफर मेरा है, तू ही मेरी मंजिल,
तेरे बिना गुजारा है, दिल है मुश्किल, तू मेरा खुदा, तू ही दुआ में शामिल, तेरे बिना गुजारा है, दिल है मुश्किल, मुझे आजमाती है तेरी कमी, मेरी हर कमी को है तू लाज़मी, जुनून है मेरा बनूं मैं तेरे काबिल, तेरे बिना गुजारा है, दिल है मुश्किल। और ये गाना गाने के बाद वो उसकी तरफ देखते हुए बोलती है कि पता है रूहानिका, मेरी मंजिल तुम नहीं हो, मेरी मंजिल तो कुछ है भी नहीं, बस तुम मेरा सफ़र हो, और तुम्हारे बिना कुछ भी गुजारना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तुम मेरे लिए एक ऐसा इम्पोर्टेंट पार्ट हो जिसे तुम कभी नहीं समझ सकती, और मैं तो ज़िंदगी भर ऐसे ही रहने वाली हूँ, पर जब से तुम मिली हो मुझे बहुत अच्छा मिलता है। तो यहाँ पर रूहानिका की आंखों में आंसू आने लग जाते हैं जब ये सारे गाना वो गाती है। तभी वो से बोलती है कंटिन्यू करो ना प्लीज़ सॉन्ग, क्या आधा था। तो वो कहती है ठीक है। मुश्किल ये रूह भी मेरी, ये जिस्म भी मेरा, उतना मेरा नहीं जितना हुआ तेरा, तूने लिए है जो वो दर्द ही सही, तुझसे मिला है तो ही नाम है मेरा, मेरी आसमां ढूंढे तेरी जमीन, मेरी हर कमी को है तू लाज़मी, ज़मीं पे ना सही तो आसमां में आमिल, तेरे बिना गुजारा है, दिल है मुश्किल। ये गाना जैसे ही होता है और उसके बाद रूहानिका बोलती है पता है स्मृति, ये गाना सिर्फ तुम्हारे लिए गाना था, बट ये मेरे लिए वो बोल है कि मेरी रूह भी तुम्हारे पास है और मेरा जिस्म भी तुम्हारे पास है, तुम्हारे बिना तो मैं एक वक्त भी नहीं गुजार सकती हूँ, और मेरा तो कभी कभार मन करता है कि अगर इस धरती पे हम लोग नहीं मिल सकते तो मैं तो तुम्हारे साथ ऊपर जाने के लिए भी तैयार हूँ, और मैं उस जन्नत में भी तुम्हारे साथ मिलना चाहती हूँ। तभी स्मृति ये बात सुन के बोलती है तुम्हें मेरे बिना जीने की भी आदत डालनी पड़ेगी। तो कहती है पॉसिबल नहीं है, मैं मरना पसंद करूँगी। रूहानिका कहती है और सच बोलूँ तो तुम जो ये कहानी सुना रही हो उससे मुझे तुम्हारे पास से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एट प्रेजेंट तुम मेरी हो और यही मेरे लिए बहुत कुछ है। तो फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।